34 साल पहले शे होप पैदा नहीं हुए थे। वेस्ट इंडीज़ के ये 11 के 11 खिलाड़ी, इनमें से कोई ज़िंदा नहीं था। मोटरवे पाकिस्तान की बनी नहीं हुई थी, आईफ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। फ़ोन हमें याद है कि वो डायल अप फ़ोन होते थे। पाकिस्तान की किट सफ़ेद होती थी जब ओडीआई खेलते थे। इमरान खान कैप्टन होते थे। 34 साल के बाद ये ज़लालत, ये हमारे नसीब में ओडीआई सीरीज़ का लॉस वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो हमारे ऊपर डाला गया है पाकिस्तान की टीम की तरफ से। ये परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। इस परफॉर्मेंस में क्या ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनके ऊपर हम देख सकते हैं, जिनके ऊपर हम नज़र दौड़ा सकते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम अगर इन डेप्थ एनालिसिस करें तो पता चले कि ये चीज़ें अगर पाकिस्तान इनको समझ ले, इनको बेहतर कर ले, तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मेरे ख्याल से 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर पाकिस्तान नज़र दौड़ाए और उसको बेहतर कर ले, तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती है। नंबर 1, पीसीबी की इंस्टेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। पीसीबी को अगर आप देखें तो पीसीबी के 2023 से अगर हम शुरू हो जाएं तो 4 चेयरमैन पीसीबी के चेंज हो चुके हैं। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, वो एसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। 2 साल उनके टेन्योर को ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 2 साल में से गिन के 14 दिन उन्होंने पीसीबी में नहीं गुजारे, जिसमें से 5 से 8 दिन मेरे ख्याल से उन्होंने तब गुजारे जब लाहौर का स्टेडियम बन रहा था, कराची के स्टेडियम की कुछ रेनोवेशंस हो रही थी, पिंडी के स्टेडियम की कुछ रेनोवेशंस हो रही थी। अगर आप ऐसे ही इग्नोर करते रहेंगे, नज़र नहीं दौड़ाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसी को लेते पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के 5 कैप्टन चेंज होते हैं। कभी जैसे हॉकी में होता था कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह बॉल जा रही है, कलीमुल्लाह से फिर सलीमुल्लाह के पास जा रही है, वैसे ही कैप्टनशिप की बॉल कभी रिजवान, कभी बाबर, फिर शाहीन, फिर बाबर, फिर आगा सलमान, ये इसी तरह चलती जा रही है। सो अगर आप एक प्रोमिनेंट कैप्टन नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है, इसी रीज़न में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, कभी आप डिपार्टमेंट के पास चले जाते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ठीक है, कभी आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ठीक नहीं है, कभी आप 8 टीमों की सिलेक्शन कर लेते हैं पहले, कभी आप 150 प्लेयर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, टूर्नामेंट बाद में होता है, टूर्नामेंट के बाद जो प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं उनको आप सेलेक्ट नहीं करते। सिर्फ एक पीएसएल पाथवे है आपका कि टीम में जिसने पीएसएल में परफॉर्मेंस दे दी वो आ जाएगा टीम में। डोमेस्टिक में जो कायदे आज़म ट्रॉफी है उसका स्केड्यूल आप अनाउंस नहीं करते, 8 से 10 दफ़ा स्केड्यूल चेंज होता है और उसके बाद जो उसमें गलती से परफॉर्म कर देता है उसको आप डालते नहीं हैं। सो ये जो इंस्टेबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें कोचेस, आप कोचेस को देख लें। कोचेस पाकिस्तान के पीछे 8 कोचेस चेंज हो चुके हैं 2 साल में। कभी आकिब जावेद आ जाते हैं, कभी माइक हैसन आ जाते हैं, फिर गैरी कस्टन थे, वो चले गए तो गिलेस्पी आ गए, गिलेस्पी चले गए तो अजहर महमूद आ गए। तो ये सिलेक्शन कमेटी में भी यही ट्रेंड है। 26 सेलेक्टर हम चेंज कर चुके हैं पिछले 2 सालों में। कभी आकिब जावेद, कभी मोहम्मद हफीज़, कभी वहाब रियाज, कभी अब्दुल रज़ाक, कभी जो है वो आपके असद शफीक, कभी अजहर अली, कभी अलीम डार, इसी में चलता रहता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंस्टेबिलिटी है पीसीबी के स्ट्रक्चर में। अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, अगर आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कंसिस्टेंटली रेगुलर बनाएं, जैसे इंग्लैंड का काउंटी सीजन है, वो सबको पता है कि कब शुरू होना है, कब ख़त्म होना है। इंडिया की रणजी ट्रॉफी है, उसका हर साल पता होता है कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, क्या उसका स्ट्रक्चर है, वैसे ही वो चलती जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देख लें तो उनमें जो स्टेट लेवल प्लानिंग है कि स्टेट लेवल मुकाबले होंगे, तो उसको आप लेकर अगर चलें और उसमें कंसिस्टेंसी देखें तो ये सदियों से एक ही सिस्टम चला आ रहा है, ये चेंज नहीं होता। इसमें से जो खाद निकलती है, इसमें से जो प्लेयर निकलते हैं, वो
जो परफॉर्मेंस दे के आते हैं उनको मेरिट पे टीम में सेलेक्ट किया जाता है। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जो स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी है उसको स्टेबल कर ले, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर ले, आप कैप्टन जो आपने सेलेक्ट किया है उसको आप 2 साल के लिए टाइम दें, चाहे वो जिम्बाब्वे से हारे, चाहे वो यूएसए से हारे, चाहे वो वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद हारे, उसको चेंज ना करें, उसको टाइम दें, कोच को टाइम दें, कोच को एक टन्योर दें, एक जो पूरी आपकी मैनेजमेंट है उसको एक प्रॉपर टाइम दें, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। अगर हर 3 महीने बाद आप कुछ ना कुछ चेंज कर लें तो फिर मसला आएगा। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। द सेकंड रीजन इज मेंटल टफनेस। पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जो टॉप नेशंस हैं, जो आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, इंडिया को ले लें, न्यूजीलैंड को ले लें, जिनके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एज अ परमानेंट पोजीशन है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एज अ परमानेंट पोजीशन मैनेजमेंट में, जो क्रिकेट की मैनेजमेंट है उसमें शो होती है। इंग्लैंड के पास शो होती है। इंडिया के पास पूरा मेंटल यूनिट है जो स्ट्रक्चरिंग करता है प्लेयर की, कंडीशनिंग करता है प्लेयर की, फिर उनके साथ ट्रैवल करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में उनके साथ जाते हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ये सब एक परमानेंट पोजीशंस हैं। पाकिस्तान में आपको ये परमानेंट पोजीशन नज़र नहीं आएगी। जो पाकिस्तान में मकबूल बाबरी आए थे 2023 में, जिन्होंने एशिया कप में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वो थे, तो वो जब आए थे उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद किसी का आता पता नहीं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न और उसके जो आउटकम्स हैं वो ये हैं कि जब भी पाकिस्तान किसी हाई प्रेशर गेम में खेलता है वहाँ पर इनसे प्रेशर हैंडल नहीं होता। हमने देखा कल के मैच में भी कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान क्रम्बल कर गया। आप अगर नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखें क्रिकेट को तो 290 ऑड रन्स इन अ 50 ओवर गेम इज़ अ नॉर्मल स्कोर। आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। आपके पास मेंटल टफनेस होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर एक टीम अटैक कर रही है तो आप उसके ऊपर काउंटर प्लान बी सी डी बना के रखें पहले से। लेकिन हमें ये देखने को नहीं मिलता, पीछे चले जाते हैं। रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप न्यूजीलैंड चलें, जो न्यूजीलैंड में ओडीआई सीरीज हुई थी वहाँ पर न्यूजीलैंड 345 बनाता है, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हुई थी। पाकिस्तान उसको चेस कर रहा होता है। 97 रन्स पाकिस्तान को चाहिए होते हैं, 7 विकेटें पाकिस्तान के पास होती हैं और 12 ओवर्स रहते हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है 7 ओवरों में। 22 रन पे इनकी 7 विकेटें गिर जाती हैं। वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की होम सीरीज़ में आता है, वहाँ पर पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बनाता है, पहला टेस्ट मैच जीतता है। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 245 रन्स चाहिए होते हैं और पाकिस्तान की पूरी टीम 133 पे आउट हो जाती है। पीछे चलते हैं न्यूयॉर्क में, वहाँ पर कोलैप्स होता है जब इंडिया के खिलाफ आप विनिंग पोजीशन में आते हैं, वर्ल्ड कप का मैच है, वहाँ पर आपके पास 50 ऑड रन्स आपको चाहिए, आपके पास 7 विकेटें पड़ी हैं और आप पूरे के पूरे ऑल आउट हो जाते हैं, इंडिया मैच जीत जाता है। ये जो कोलैप्सेस हैं, ये जो लैप्सेस हैं, 34 ईयर के बाद आप वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि आप में मेंटल टफनेस है ही नहीं, आप में फियर ऑफ फेलियर है, आप एज अ कलेक्टिव यूनिट नहीं खेलते क्योंकि आपने ये तरबियत ही नहीं दी प्लेयरों को कि वो एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर बैठें, उनके साथ बात करें, उनको अपनी प्रॉब्लम्स, प्रेशर जो फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके ऊपर जाकर उनसे मशवरे ले सकें, कोई टेक्निक्स यूज़ कर सकें, कोई एक्सरसाइज कर सकें मेंटली, वो सब गायब है। पीसीबी को ये देखना पड़ेगा कि कोई एक परमानेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम या साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है वो आपको टीम के साथ हर वक्त बना के रखना है एज अ परमानेंट पोजीशन। जैसे कोच है, कैप्टन है, तो वैसे ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपके प्लेयरों में कुछ मेंटल टफनेस आनी शुरू हो जाएगी और ये निचले लेवल से शुरू होना चाहिए, डोमेस्टिक के लेवल से शुरू होना चाहिए, ना कि जो है वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में आए तो वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि मेंटल टफनेस वहीं से बिल्ड होती है।
सो मेंटल टफनेस ना होना और उसका जो सोल्यूशन है वो ये जो मैंने आपको बताया कि अगर परमानेंट पोजीशन हो तो देन दैट विल बी हेल्पफुल. दैट इज द सेकंड थिंग. द थर्ड थिंग, लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल जो है पाकिस्तान का वो लैक करता है प्लानिंग. इंस्टिंक्ट बेस लीडरशिप स्टाइल है. आप प्रोएक्टिव होने की बजाय रिएक्टिव कैप्टनसी करते हैं. आप जो है वो डर डर के कैप्टनसी करते हैं. जैसे हमने अभी देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ कि आपको चांस लेना था कि आप अटैकिंग बॉलर्स के साथ जाते. सिलेक्शन जो आपने की उसमें आपने मुकीम को नहीं खिलाया. वहां पर अगर आप मुकीम को खिलाते अबरार के साथ तो आपके चांसेस थे. वो आपने नहीं किया बिकॉज वेस्ट इंडीज जो है वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था. आपने वो चीज़ देखी नहीं. दूसरे ओडीआई में जब आपने रदरफर्ड को आउट कर लिया था, जब आपने शे होप को आउट कर लिया था, तो आपने पार्ट टाइमर्स फिर से लगा दिए. फिर सैम अयूब आ गए, चौके खाए उन्होंने. जब रदरफर्ड स्ट्रगल कर रहे थे पहले तो तब आपने शाहीन शाह अफरीदी लगा दिया. स्पिनर को जहां लगाना था वहां पर आपने पेसर को लगा दिया. इस मैच में आपके पास पांचवी बॉलिंग जो है वो आप उसको चलाते रहते हैं. जब आपके पास रदरफर्ड 113 पे 4 वेस्ट इंडीज के आउट हो चुके थे, वहां पर आपने दोबारा से सैम अयूब को लगा दिया क्योंकि आपके पास पांचवा बॉलर है ही नहीं. और आप जब प्रेजेंटेशन में आते हैं तो आप बोलते हैं कि पांचवा बॉलर जो है वो होता तो कुछ और होता, प्लान बी होता तो कुछ और होता. अरे भाई, ये पहले सोचने की बातें हैं. प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है. अगर आपके पास यॉर्कर आपसे चल रहे थे तो आपको यॉर्कर ही मारने थे, लेकिन आपने वो नहीं किया. सो जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, जैसे रिजवान हैं, बाबर थे, उससे पहले अभी सलमान अली आगा हैं, ये खुद से डिसीजंस नहीं करते. इनको प्लान्स पहले से बताए जाते हैं और वही करके आते हैं और वो उसको चेंज नहीं करते. सो दैट इज़ वेरी रिएक्टिव, नो प्लानिंग. अगर इसको पाकिस्तान प्रॉपरली प्लान करे, इनको सिखाया जाए कि लीडरशिप कैसे की जाती है, तो फिर ये आगे चल सकते हैं, वरना इनका कोई चांस नहीं है. चौथी चीज, सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन. टीम में जो सिलेक्शन होती है वो मेरिट पे नहीं होती. चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर उससे पहले जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं और अभी जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें आप टीमें उठा के देख लें, 2 हफ्ते पहले पूरी टीम चेंज हो जाती है. ऐसे लोग टीम में आ जाते हैं जो पूरे उस साइकिल में पूरी टीम के साथ होते ही नहीं है. जैसे फ़हीम अशरफ आ गए चैंपियंस ट्रॉफी में, जिनका नामो निशान ही नहीं था. जो आपने एक टीम बनाई थी जिसमें आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया था, उसमें आप प्लेयर्स चेंज कर देते हैं, कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में आपके सामने रिजल्ट है. यहाँ पर बांग्लादेश में सलमान अली मिर्ज़ा परफॉर्म करते हैं, अब्बास अफरीदी परफॉर्म करते हैं, न्यूजीलैंड में आकिफ जावेद ने परफॉर्म किया था, उनको आप बगैर किसी वजह के बाहर कर देते हैं, उनका नामो निशान नहीं मिलता. साहबजादा फरहान जो कि ओडीआई में आ सकते थे, उनको आप डालते नहीं हैं. फ़खर इंजर्ड हो जाते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आप नहीं करते. टीम की सिलेक्शन में जहां पर आपको एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है, वहां पर आप एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला रहे हैं. नंबर 8 तक आप अपनी बैटिंग लेके जा रहे हैं जो कि 92 पे ऑल आउट हो रही है. सो टीम सिलेक्शन इज अ बिग फैक्टर. ये अगर आप बेहतर करें अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द जो पिच की कंडीशंस हैं, उनको देखकर आप टीम सेलेक्ट करें, प्रॉपर प्लेयरों को चांस दें, जो यंगस्टर्स हैं उनको ग्रूम करें, तो फिर आप जो है वो एक अच्छे यूनिट बन सकते हैं. जैसे बाबर आजम जो है, उनकी जगह पर आपके पास डोमेस्टिक में काफ़ी प्लेयर हैं, उनको आप चांस दें. साउथ शकील हैं, वो आप उनको चांस दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं करते. सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. उसके बाद फिटनेस, जो लास्ट चीज़ है वो फिटनेस. फिटनेस आपने देखी, इन सब प्लेयरों के पेट निकले हुए हैं. नसीम शाह का पेट निकला हुआ है, बाबर आजम का पेट निकला हुआ है. बाबर आजम के बॉडी में कोई मसल ही नहीं है. मसल जो आपको देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में, जो आपको साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स में देखने को मिलते हैं, कोहली में देखने को मिलते हैं, जो कंडीशनिंग उन प्लेयरों में बॉलर्स में देखने को मिलती है. सिराज की फिटनेस आप देखें, उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस
25 दिन बॉलिंग कराई, लेकिन उसी पेस से बॉल कराई। इनसे 4 ओवर नहीं होते, इनके घुटनों में पानी ही नहीं है जो कि ये पूरे 4 ओवर कर सके। सेकंड स्पेल के लिए आते हैं तो ये हफ पफ रहे होते हैं, ना इनसे बॉल डलती है प्रॉपर। पूरी जो बॉलिंग है, सील्स की आप बॉलिंग देखें, उसने एक स्लोअर बॉल नहीं फेंकी पूरे स्पेल में, जो उसने 6 विकेटें ली। यहां पर ये पहले स्पेल में आके स्लोअर बॉल्स फेंक रहे होते हैं, क्योंकि पेस करने के लिए जो गुर्दा है, जो पानी है, वो इनमें है ही नहीं। आप शाहीन शाह अफरीदी को उठा लें, शाहीन शाह अफरीदी की पेस देख लें, 147 पे पेस में बॉल डालते थे, अब 125 पर आ चुके हैं। 125, 130 ये पेस रह गई इनकी। नसीम शाह का भी सेम हाल है, हसन अली का भी सेम हाल है। सो ये इनकी परफॉर्मेंस है, स्विंग इनसे होती नहीं, एक जगह पर बॉल इनसे डलती नहीं। तो ये सब चीज़ें फिटनेस में है, प्रॉब्लम फिटनेस में है। आप फिटनेस को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं, आप वही खाबे खाए जाते हैं जो प्रोटीन बेस्ड डाइट चाहिए होती है प्रोफेशनल एथलीट्स को, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कितना मसल वेट चाहिए, कितनी उनको कंडीशनिंग चाहिए, वो आप करते ही नहीं हैं। जो कि हम देखते हैं कि टॉप नेशंस ये सब कर रही हैं, लेकिन आपका फोकस नहीं है। वही चीज़ हमें नज़र आती है कि नसीम शाह झुक नहीं सकते, अबरार कैच नहीं पकड़ सकते, रिजवान कीपिंग करके जब बैटिंग के लिए आते हैं तो उनसे फुटवर्क होता नहीं है, स्टंप्स को खोला छोड़ देते हैं, बोल्ड आउट हो जाते हैं। बाबर जो है वो आगे निकल कर चौका मारने की कोशिश ही नहीं करते, विकेटों में खड़े रहते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव पावर इन योर लेग्स, यू डोंट हैव पावर इन योर हैंड्स। सिर्फ एक बंदा इनका साहबजादा फरहान जो प्रॉपर फिटनेस करता है, और उसी को लेकर हसन नवाज जो प्रॉपर फिटनेस करते हैं। ये 2 प्लेयर हैं जो फिटनेस पे तवज्जो देते हैं। बाकी इनमें से किसी को भी आप देख लें तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं, और वही वो करते हैं। और रील्स बना लें, ये कर लें, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, बस यही इनसे करा लें, ये इतने जोगे रह गए हैं। सो दीज आर द रीजंस, दीज आर द फैक्टर्स। अगर इनको पाकिस्तान बेहतर कर ले तो चांस है कि ये टीम इम्प्रूव कर सकती है। एटलीस्ट जितनी हमें एम्बैरेसमेंट होती है उतनी नहीं होगी। सो दोज आर द फैक्टर्स गाइज। अब मुझे क्या लगता है कि इनमें से क्या चीज़ ये ठीक करेंगे? 0.000% चांस के इसमें से कुछ भी ठीक होने वाला है, कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये डिक्लाइन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ जो अभी से हो चुकी है वो मज़ीद हो जाएगी। आप एसोसिएट टीम्स के साथ मुकाबला करेंगे और उनसे भी हारेंगे, जैसे आप यूएसए से हार चुके हैं, आयरलैंड से हार चुके हैं, जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, वैसे ही फिर आप नेपाल से भी हारेंगे, हांगकांग से भी हारेंगे। सो दैट इज़ द फ्यूचर इफ़ यू डोंट क्लोज द फ्लड गेट्स राइट नाउ। दैट इज़ माई एनालिसिस गाइज। आप नसीर जावेद चैनल से जुड़े रहिए। नसीर जावेद चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या और रीजंस हो सकती हैं, वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।